बहुओं, अरे ओ बहुओं, अरे सुबह की चाय बन गई या बाहर से ऑर्डर कर दूं? बन गई माँ जी, बस बन गई। ये लीजिए माँ जी आपकी चाय। अरे ये क्या, घूंघट कहाँ गया? वो माँ जी चाय लाते वक्त सर से गिर गया। तो इसको जल्दी से ठीक कर। बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू। जी माँ जी। जी माँ जी की बच्ची, तेरा घूंघट कहाँ गया? अगर अगली बार ऐसा हुआ ना तो भेज दूंगी मायके, फिर वहीं रहना खुलकर। चल अब अचार पापड़ को धूप में ले जाकर सुखा दो दोनों। जी माँ जी। उफ, कायदा कायदा, हर वक्त घूंघट में बहुओं को रखने का कायदा। घूंघट ना हो गई जेल हो गई। सच में दीदी, माँ जी का भी कुछ समझ नहीं आता। ना तो माँ जी खुद सर पर से पल्ला हटाती हैं और ना हमें हटाने देती हैं। मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि ना तो कोई ससुर है और ना ही जेठ, फिर वो पल्ला लेती किससे है? राम जाने। हैं? ये राम कौन है? भावनाओं को समझो ना दीदी, राम यानी कि भगवान श्री राम। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, चल अब जल्दी से खाना बनाने चलते, नहीं तो 2 बातें और सुना देंगी माँ जी। हाँ हाँ चलो। दोनों बहुएं फिर घूंघट डाले खाना बनाने लगती हैं। उन दोनों की एक ननद थी जिसका नाम था सुनैना। सुनैना ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी और अब कौशल्या उसके लिए लड़के देख रही थी। फिर एक रोज, बहुओं, कल सुनैना को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तो तुम आज से ही तैयारियां शुरू कर दो। उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, समझी? और हाँ, तुम दोनों मिलकर सुनैना को कल अच्छे से तैयार करके ले आना और उनके सर पर घूंघट डाल देना। क्या? लेकिन ननद जी को घूंघट क्यों माँ जी? अरे घूंघट में रहेगी तभी तो लोगों को उसके संस्कार नजर आएंगे। फिर दोनों बहुएं अगले दिन की तैयारी में लग जाती हैं। उसी शाम, अरे भाभी एक बात तो बताओ, आप दोनों की शादी को 2-2 साल हो गए, फिर आप दोनों ये घूंघट क्यों डालती हो? आपने माँ जी से कभी पूछा कि वो सर पर पल्ला क्यों रखती हैं? अरे वो तो माँ का शौक है। तो ये समझ लो दीदी कि माँ जी के शौक के चक्कर में हमारी बलि चढ़ गई है। अगले दिन रोहन नाम का लड़का अपने माँ बाप के साथ उसके घर आता है। दोनों देवरानी जेठानी नैना को अच्छे से तैयार कर देती हैं। तभी 3-3 लड़कियों को घूंघट में देखकर लड़के की माँ लता कहती है, अरे बहन जी, पंडित जी ने तो बताया था आपकी 2 ही बहुएं हैं, फिर ये 3-3 घूंघट में कौन है? इनमें से एक आपकी बहू भी तो है, लेकिन उसे घूंघट करने की क्या जरूरत थी? वो हमें ऐसे भी चलती। अब हमारे यहाँ है तो हमारे मुताबिक चल रही है, बाकी शादी के बाद आपकी मर्जी, जैसे आप उसे रखें। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन अब इसका घूंघट भी तो हटाइए। हम लड़की देखने आए हैं, बिना घूंघट हटे तो लड़की देख नहीं पाएंगे ना। फिर निधि सुनैना का घूंघट हटाती है। सुनैना लड़के वालों को पसंद आ जाती है। फिर रिश्ता पक्का करके वो वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही कौशल्या अपनी दोनों बहुओं से कहती है, बहुओं, अब सुनैना की शादी तक इसको सब काम सिखाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। जैसे तुम दोनों रहती हो ना, वो सब तौर तरीके इसे भी सिखा देना। घूंघट भी कैसे अच्छे से रखना है सर पर, कल को ऐसा ना हो पराए घर जाकर हमारी नाक कटवाए। लेकिन माँ जी, लता आंटी तो काफी खुले विचारों की लगती हैं। अरे खुले विचारों के चक्कर में हम अपने संस्कारों को ताला लगा दे क्या? कुछ ही दिनों में सुनैना की शादी होनी थी, जिस कारण वो दोनों उसे ट्रेन करने में लग जाती हैं। फिर एक रोज सारा काम निपटाकर निधि अपने कमरे में जाती है और साड़ी उतारने लगती है। उफ, ये साड़ी बिना, ऊपर से घूंघट। अरे ये क्या निधि, तुमने साड़ी के अंदर जीन्स पहनी है? माँ को पता चल गया तो? हाँ तो क्या करूं, तुम्हारी माँ के चक्कर में मैं शेरनी से बिल्ली बन चुकी हूँ। मॉडर्न कपड़े पहनने वाली लड़की इस साड़ी में बड़ा सा घूंघट डालकर रहना पड़ता है। भरी गर्मी में 1.5 हाथ का घूंघट करवाती हैं। अरे गुस्सा मत हो डार्लिंग, अब माँ के यही संस्कार है तो क्या कर सकते हैं। अच्छा वो सब छोड़ो, वैसे इस जीन्स में कमाल की हॉट लग रही हो तुम। वहीं दूसरी तरफ देवरानी शीतल भी अपने कमरे में शॉर्ट ड्रेस पहनकर अपने पति से लड़ रही होती है। अब क्या हो गया, मैं तुम्हें कहता तो हूँ शीतल, तुम चाहे कमरे में जैसे मर्जी रहो, देखो तो क्या कमाल की लग रही हो तुम इस शॉर्ट ड्रेस में। मैंने तो तुम्हारे पसंद के कपड़े भी लाकर तुम्हें दिए हैं। अरे कभी कमरे से बाहर भी निकलो मेरी जान। बंद कमरे में कपड़ों को पहनकर मैं करूँ भी क्या, जब मैं खुली हवा में अपनी मर्जी की सांस तक नहीं ले सकती। हाय, एक मेरी ही सास को इतना जुल्मी होना था कि उनके राज में मैं खुली हवा में सांस भी नहीं ले सकती। सांस भी घुटन में लेनी पड़ती है। तुम्हें पता है, इतना लंबा घूंघट डालकर ऐसा लगता है जैसे कोई तोप सर पर डाल दी हो। अच्छा ठीक है मेरी माँ, अब सो जा, लगता है वो एक दारू का घूंट चढ़ गया तुम्हें। दोनों बहुएं इस तरह अपनी भड़ास अपने पतियों पर निकालती थी, लेकिन उनकी सास को इन सबसे क्या फर्क पड़ता है। कुछ दिनों बाद उनकी ननद की शादी हो जाती है, जहाँ वो सुबह 5 बजे उठकर ही नहाकर पूजा पाठ करने बैठ जाती है। अरे ये बहू इतनी सुबह क्यों उठ गई? माँ जी उठ गई, यहाँ मैं चाय बना दूं? अरे नहीं बहू, हमारे यहाँ इतनी जल्दी नहीं उठते। तू जा और आराम से 8 बजे उठना,
और ये क्या, ये तूने इतना लंबा घूंघट क्यों डाला है? वो माँ जी अभी नई हूं ना इस घर में, इसलिए। सुनैना आराम करने चली जाती है। फिर 8 बजे उठकर सबको नाश्ता परोसती है। उसका इतना लंबा घूंघट देखकर उसके ससुर दीनालाल लता देवी से कहते हैं, ये क्या लता, तूने इस फूल सी बच्ची से घूंघट करवा रखा है, जालिम औरत। क्या तुम भी सुबह सुबह ऐसी बातें कर रहे हो? बहू ने अपने मन से घूंघट किया है, मैंने उसे नहीं कहा। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लेकिन इसकी क्या जरूरत है बहू, ये तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं। हम सब खुले विचारों वाले लोग हैं, हम इन सब में विश्वास नहीं करते। मैं भी तो इसे वही कह रही हूँ, बहू तुझे इस घर में जैसे रहना है तुम रह सकती हो। जीन्स पहननी है जीन्स पहन, शॉर्ट्स पहनना है शॉर्ट्स पहनो। शाम को तुम्हारी मुंह दिखाई है, उसके बाद तुम अपना ये घूंघट हटा देना, ठीक है? अपनी सास के मुंह से ये सब बातें सुनकर सुनैना बहुत खुश होती है और वो अपनी माँ को ये बात बताती है। नहीं बेटी, बहुएं तो घूंघट में ही अच्छी लगती हैं, और तू अपनी सास के कहने पर मत चल। कल को तू नंगे सुर घूमेगी तो यही कहेगी कि बहू कितनी बदतमीज है, बिना घूंघट के हमारे आगे घूम रही है, इसलिए तू घूंघट करके रख। कैसी माँ है ये, अपनी बेटी को भी चैन से नहीं जीने दे रही। उधर सुनैना अपनी माँ के कहने पर ही चलती है और वो किसी के सामने घूंघट नहीं हटाती, यहाँ तक कि अपने पति के सामने भी नहीं। अरे सुनैना, मेरे सामने तो घूंघट हटा दो, अभी तक मैंने तुम्हारी शक्ल नहीं देखी। माँ ने कहा है हमेशा घूंघट में ही रहना। माँ माँ माँ, सब माँ ने सिखाया। अरे कभी अपना दिमाग भी लगा लिया करो। इस तरह उसका पति गुस्सा होकर ऑफिस चला जाता है। ये देख लता के दिमाग में कुछ आता है और वो अपनी बहू के साथ उसके मायके जाती है। देखिए बहन जी, आपको अपनी बहुओं को जैसे रखना है रखिए, लेकिन सुनैना अब मेरी बहू है और हम बहुओं को बेटियों की तरह रखना चाहते हैं। वो अपनी मर्जी से जहां जाए, जैसे कपड़े पहनने हैं पहने, जो करना है करे, अपनी मर्जी से आजादी से अपनी जिंदगी जिए, ना कि घूंघट में चूल्हा चौका करते हुए पूरी जिंदगी बिता दे। आपको तो अपनी बहुओं की चिंता है नहीं, लेकिन हमें है। लता की बात सुनकर कौशल्या को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उससे माफी मांगती है। साथ ही अब वो अपनी बहुओं का भी घूंघट हटवा देती है और उन्हें अपनी मर्जी के कपड़े भी पहनने देती है। ये देख निधि और शीतल अब बहुत खुश थी। वहीं सुनैना भी अपने मॉडर्न ससुराल में आराम से रहती है। गौरी के बाल घने, लंबे और बहुत सुंदर थे। उसके बालों को देखकर हर कोई उसकी तारीफ जरूर करता था, पर शादी के बाद गौरी के लंबे बाल घूंघट में छुप जाएंगे, ये उसने कभी नहीं सोचा था। गौरी की सास यशोदा देवी बहुत ही पुराने ख्यालों की थी। उनके घर में घूंघट करना बहुत जरूरी था। देखो बहू, हमारे घर में घूंघट बहुत जरूरी है। तुम्हारे घूंघट का तुम्हें खुद ध्यान रखना है, सिर से बिल्कुल भी नहीं सरकना चाहिए। बड़ी बहू भी हमेशा घूंघट में ही रहती है। अब सास की बात को भला गौरी कैसे टाल सकती थी? वो इस घर में नई थी। उसने घूंघट में ही हाँ में सिर हिला दिया। यशोदा देवी कमरे से चली गई। सच कहूं तो मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है गौरी। मैंने सुना था तुम्हारे बाल बहुत लंबे हैं, जमीन छूते हैं, पर अब इन लंबे बालों का कोई फायदा नहीं। तुम्हें तो इनका जूड़ा बनाकर अपने लंबे बालों को घूंघट में ही रखना है। माफ करना, मुझे हंसी आ गई। अच्छा मैं चलती हूँ। तभी गौरी का पति सूरज आ जाता है। आप तो मुझे झूठ ही कहते थे कि आपको मेरे लंबे बाल सुंदर लगते हैं। अब देखो ना, मेरे ये लंबे बाल तो घूंघट में ही रहते हैं। आप तो बेकार ही तारीफ करते रहे। मेरे बाल तो अब हमेशा घूंघट में ही रहेंगे। तुम खुश नहीं हो ना गौरी मुझसे शादी के बाद? सूरज थोड़ी उदासी के साथ ये बात कहता है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस इस घूंघट की वजह से, वो मेरे लिए ये सब नया है ना, इसलिए थोड़ी परेशान हो रही हूँ। मेरी वजह से आप अपना मन खराब मत करो। मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ। उस समय गौरी ने बात को संभाल लिया ताकि सूरज को किसी बात का बुरा न लगे, पर यह सच था कि गौरी हर समय बालों को बांधकर घूंघट करने में बहुत तंग आती थी। जरा सा भी गौरी का घूंघट सिर से हटने लगता तो उसकी सास उसे टोक देती। गौरी बहू, मंदिर जाने के लिए सब तैयार हो गए हैं, एक तुम हो कि इतनी देर लगा रही हो। गीले गीले बालों में जूड़ा बांधना पड़ता है। माँ जी आवाज लगा रही है, क्या करूं? माँ जी, वो आज गौरी ने सिर धोया था, बाल सुखा रही है। मुझे लगता है उसे तभी देर हो गई। अब इतने लंबे बालों को समेटना भी तो कितना मुश्किल है, वही समेट रही होगी। बस आज सिर धोना जरूरी था। जब पता है कितने लंबे बाल हैं तो सिर को एक दिन पहले धो लेती। पता नहीं आजकल की बहुएं बड़ों की बातें कब मानेंगी। अब जाओ और बोलो ढंग से घूंघट करके आएगी। मंदिर में बहुत से लोग होते हैं। गौरी जल्दी जल्दी गीले बालों को बांधकर जूड़ा लपेट लेती है और सिर पर पल्ला कर लेती है। अक्सर ही गौरी को ऐसी परेशानियों को झेलना पड़ता था।
एक दिन सब औरतें एक संगीत समारोह में इकट्ठी हुई, जिसमें यशोदा देवी और दोनों बहुएं भी गईं। गौरी बहू, ध्यान दो, पैर छूने में तुम्हारा घूंघट सिर पर रहना चाहिए। संगीत समारोह में जरा सा भी हटा तो सबके बीच में बात बनेगी। देखो बड़ी बहू ने कितनी चिमटी लगाई है, उसका घूंघट जरा सा भी नहीं खिसक सकता। ये क्या तुम एक ही पिन लगा कर आ गई हो? जरा सी देर में तुम्हारा घूंघट हट जाएगा और जूड़ा खुल जाएगा। अरे यशोदा बहन, आओ आओ, आज तो नई बहू भी आई है, सुंदर लग रही हो बहू। गौरी बहू, इनके पैर छू लो, इन्हीं की पोती की शादी है। हमने तो सुना था छोटी बहू के बाल बहुत लंबे हैं, पर घूंघट में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे मैंने ही कहा है बहू से, वो क्या है ना, घूंघट में बालों को नजर नहीं लगता। ठीक ही है, बहुओं को घूंघट में रहना चाहिए। सब औरतें गाने बजाने में लग जाती हैं। कभी बच्चों के साथ खेलते हुए एक बच्चा, जो उसी फंक्शन में आई एक महिला का था, वहीं पास में बने कुएं में गिरने लगता है। मम्मी, मोहित कुएं में गिर गया। उसने कुएं में ईंट को पकड़ा हुआ है, वो पानी में गिर जाएगा। क्या? मेरा बच्चा, मेरा मोहित कुएं में गिर गया। मोहित, मोहित! सब औरतें चिल्लाने लगी। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी गौरी दौड़ती हुई कुएं के पास जाती है। उसके पास अब एक ही रास्ता था। वो जल्दी से अपना घूंघट हटाकर अपना जूड़ा खोलती है और अपने बालों को कुएं में गिरा देती है। मोहित बेटा, मेरे बालों को कसकर पकड़ लो, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगी। मजबूती से पकड़े रहना, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। गौरी के बालों में भयानक दर्द हो रहा था, फिर भी उसने कोशिश से मोहित को कुएं से बाहर खींच ही लिया। सब औरतें गौरी को देख रही थी। गौरी के बहुत सारे बाल टूट चुके थे, पर मोहित ठीक था, इस बात से गौरी को तसल्ली थी। गौरी बहू, आज तुम्हारे लंबे बालों की वजह से मेरे बच्चे की जान बच गई, वरना हम सब तो कुछ नहीं कर पाते। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया गौरी, तुम बहुत साहसी हो। अरे तुम्हारे तो बहुत सारे बाल टूट गए, दर्द भी हो रहा होगा। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा गर्म तेल लगा लूंगी तो ठीक हो जाएंगे। और फिर बालों का क्या है, टूट गए तो कोई बात नहीं है, दोबारा आ जाएंगे। क्षमा करना माँ जी, वो मोहित को बचाना बहुत जरूरी था, इसीलिए मैंने घूंघट। रहने दो बहू, घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे बाल ऐसे ही अच्छे लगते हैं। अब से तुम घूंघट नहीं करोगी, अपने बालों की चोटी बनाओगी। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ, तुम्हारे बाल बहुत सुंदर हैं, इन्हें तुम ऐसे ही खुला छोड़ो। आंटी के बाल तो बिल्कुल रस्सी जैसे हैं। मैंने पकड़कर ऊपर आ गया, नहीं तो मैं कुएं में गिर जाता। मम्मी, मेरा बच्चा। सब औरतें गौरी की बहुत तारीफ करती हैं। उस दिन के बाद गौरी ने बालों को घूंघट में छुपाना बंद कर दिया। वो अपने बालों की सुंदर चोटी भी बनाती और उन्हें खुला भी छोड़ती। अब उसे लंबे बालों के लिए कोई रोक टोक नहीं थी। यशोदा ने अपनी दोनों बहुओं को घूंघट के लिए मना कर दिया। सच तो यही है कि इज्जत और सम्मान व्यक्ति के व्यवहार और बातों में होना चाहिए। व्यक्ति का व्यवहार ही उसके चरित्र को महान बनाता है।